जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और अभी हम संज्ञा के रूपांतर की बातें कर रहे हैं और रूपांतर में हम लिंग पढ़ चुके हैं, वचन पढ़ चुके हैं, अभी हम कारक पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में भी कारक हम पढ़ते हैं, संस्कृत में भी कारक हम पढ़ते हैं और इंग्लिश में कारक को हम CASE केस कहते हैं। तो कारक के बारे में हम जानते हैं। तो हिंदी में कारक होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी वाक्य होगा उसमें संज्ञा या सर्वनाम होगा जो कार्य कर रहा होगा और कुछ ऐसे कर्म होंगे या कुछ ऐसे प्रिडिक्ट होंगे जिनका उस कार्य जो कार्य कर रहा है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य के बाकी शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, संस्कृत में भी 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। इन कारकों की विभक्ति भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार उनका रिवीजन हम करेंगे इसके साथ ही। तो जब हम हिंदी में कारक पढ़ रहे हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, तो इसके साथ ही हम इंग्लिश का भी पढ़ लेंगे। फर्क है, हिंदी में कर्ता कारक, इंग्लिश में नॉमिनेटिव कारक। हिंदी में कर्म कारक, इंग्लिश में गलत हो गया ये और संबंध कारक में ये थोड़ा सा इसका बॉर्वेटिंग मीनिंग दे दिया है, इस मीनिंग को ध्यान ना दें। तो इसमें सिर्फ हिंदी समझे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कहने का मतलब कि हिंदी में 8 होता है कारक, संस्कृत में भी 8 होते हैं कारक, इंग्लिश में 3 होते हैं, हम बताएंगे आपको। तो इससे पहले हम कर्ता के जो विभक्तियां हैं, विभक्तियां संस्कृत में भी हमने पढ़ा है, हिंदी में भी हमने पढ़ा है। ने को, से को, के लिए, से का के की पहचान, मैं पे पर हूं, हे अरे, कारक चिन्ह प्रधान। तो इस तरीके से ये कारक का एक सूत्र होता है और 8 के अपने अपने इसकी विभक्तियां होती है और इसी के अनुसार हिंदी में तो ये विभक्तियां लगभग लगी रहती हैं, सब में नहीं लेकिन लगभग लगी रहती है और उससे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सा कारक क्या है, कौन सा कारक नहीं है। इंग्लिश में जब आते हैं तो सिर्फ 3 ही कारक होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये एक्यूजेटिव केस को ही ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस इंग्लिश में 3 ही है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। हिंदी में 8 कारक हैं, उन 8 में से कर्ता कारक पहला होता है, कर्म कारक दूसरा होता है, संबंध कारक 6th पर आता है, छठा होता है। तो इंग्लिश में सिर्फ 3 ही को पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड 6th, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। सो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? नाउन एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव इसलिए लिखा हुआ है ताकि समझ में आसानी से आ सके। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस उसको कहते हैं जहां पर नाउन जो है कारक के रूप में, कर्ता के रूप में काम कर रहा हो, सब्जेक्ट हो। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। तो जहां भी सेंटेंस में कौन लगा करके आपको जो आंसर आता है वो सब्जेक्टिव केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव केस, नाउन एज ए ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी कार्य हो रहा है, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, वो नॉमिनेटिव केस हो गया। क्या कर रहे हैं, ये आप जैसे क्या लगाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव केस मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कर्ता के जो भी कर्ता कार्य कर रहा है उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और पोसेसिव केस क्या होता है? जिसमें हमारे पास ऑनरशिप होती है, पोसेशन होता है, ये सामान मेरा है, इसमें मेरा ऑनरशिप हो गया ना, ये सामान उनका है, उसमें उनका हो गया।
तो जिससे हमें अधिकार का बोध हो, पोसेशन का बोध हो, संबंध का बोध हो, वो पोसेसिव केस होता है। मेरा बेटा है, संबंध हो गया। तो नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। जब संज्ञा को क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जहां पर आपका जो संज्ञा है वो कार्य कर रहा है तो वो कर्ता कारक हो गया। जैसे यहां पर दिया हुआ है, नवेंदु ने गेंद फेंकी। नवेंदु थ्रू अ बॉल। किसने फेंका? नवेंदु ने। तो आपको करना क्या है सेंटेंस में? कौन चाहे किसने, ये क्वेश्चन लगाना है। कौन चाहे किसने, और इसका जो आंसर होगा वो नॉमिनेटिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? जब संज्ञा को क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग लिया जाता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर क्रिया का जो भी काम हो रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्म हो रहा है, वो सेंटेंस में जो कर्म है उसी को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे नवेंदु ने गेंद फेंकी, तो इसमें आपको कर्म कैसे पता चलेगा? व्हाट, क्या लगाएंगे, क्या करके प्रश्न पूछेंगे। क्या फेंका? गेंद फेंका। मोहन आम खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आम खा रहे हैं। तो इसमें क्या लगा करके जो भी हमें आंसर मिलेगा उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में डालते हैं। और पोसेसिव केस में जब संज्ञा अधिकार या संबंध दर्शाने के लिए प्रयुक्त हो तो संबंध कारक या अधिकार कारक कहलाता है। मतलब जिससे कुछ हमारा संबंध लगे। मेरी पुस्तक, मेरी मोबाइल, मेरा बेटा, मेरा गांव, मेरा देश, इससे क्या हो रहा है? हमारा कुछ संबंध पता चल रहा है। मेरी बॉल, उससे मुझे अधिकार चल रहा है कि इस बॉल पे मेरा अधिकार है। मेरा देश, इससे ये पता चल रहा है कि ये देश मेरा है, इस देश से मेरा संबंध है। तो कहीं पे संबंध होगा, कहीं पे अधिकार होगा। जहां कहीं भी संबंध या अधिकार आए पोसेसिव केस में वो चला जाता है। पोसेसिव केस बनाने के कुछ रूल हैं। पोसेसिव केस बनाने के लिए क्या करते हैं? कुछ तो ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ऊपर ऐसे कॉमा जैसे डालते हैं और बाद में एस लगाते हैं, इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। तो जैसे इसमें क्या करेंगे? रामास बुक, राम की किताब, एलिफेंट्स टस्क, हाथी की सूंड। नेम ऑफ नाउन शोइंग टाइम, डिस्टेंस, वेट, स्पेस, इसमें भी अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे ईयर्स टाइम, फुट्स लेंथ, किलोस वेट। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कंट्री एंड ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें भी क्या करते हैं? अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे ग्रुप्स लीडर, इंडियाज रिवर। नेम ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, इसमें भी अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। मतलब मैक्सिमम चीजों में अपस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, आपका पोसेसिव केस बन जाएगा। नॉमिनेटिव केस से पोसेसिव केस बन जाएगा। अपस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड फॉर पोसेसिव ऑफ प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन है, नाउन के बारे में था तो अपस्ट्रोफी एस लगाया गया। प्रोनाउन में कई बार लोग योर्स में आर के ऊपर अपस्ट्रोफी और एस लगा देते हैं, गलत हो गया। प्रोनाउन में अपस्ट्रोफी नहीं लगाना है। नीचे जो लगाते हैं उसको कॉमा कहते हैं और ऊपर जो लगाते हैं उसको अपस्ट्रोफी कहते हैं। तो उस अपस्ट्रोफी को नहीं लगाना है। किस में नहीं लगाना है? प्रोनाउन में नहीं लगाना है। नाउन में लगेगा, प्रोनाउन में नहीं लगेगा। योर्स, आर्स, इट्स, हर, हर्स, हर भी लिखते हैं और हर्स भी लिखते हैं। तो ये इसमें आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। इसके बाद से देख लेते हैं। इसके बाद से एक रूल और है कि अगर जैसे कि लिखा हुआ ऑफिसर्स, तो लास्ट में एस ऑलरेडी है, तो लास्ट में एस ऑलरेडी है तो उसके बाद से सिंपली लास्ट वाले एस पर एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, उसके बाद एस नहीं लगाना है। नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस उसी को बोल रहे हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे हैं, और पोसेसिव केस। तो ये इन तीनों का ये एक टेबल है
बड़ी आसानी से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद से याद क्या करना है, जब प्रोनाउन की बात आती है तो प्रोनाउन में इसके टर्मिनोलॉजी बदल जाते हैं। जब नाउन के रूप में, जब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो आई होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो मी होगा, और पोसेसिव के रूप में यूज होगा तो माई होगा, चाहे माइन होगा। तो ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। आई, मी, माई, वी, अस, आर, यू, योर, ही, हिम, हिस, शी, हर, इट, मे, इट्स, दे, देम, देयर, हु, होम, हुस। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा टेबल है और इसको याद करना है। हम जैसा कि बता रहे थे, when the noun is plural and ends with s, the possessive case is formed by adding only an apostrophe। इसमें s नहीं लगाते, जैसे बॉयज पहले से ही है तो फिर अपस्ट्रॉफी लगा के फिर s लगाना, वैसा नहीं होता है। बॉयज है, लास्ट में s है, इसमें सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगा दीजिए, ये इसका पोसेसिव केस में आ गया, ये मतलब बच्चों का। गर्ल्स हॉस्टल, एस लास्ट में है, इसमें अपस्ट्रॉफी लगा दीजिए, लड़कियों का। तो इस तरीके से ये आपका केस हो गया। केस में ये जो विभक्ति चार्ट है वो इसमें यहाँ पर हमने जानबूझ के इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी मीनिंग भी साथ में दिया हुआ है। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ आप इसको समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो इस तरीके से नाउन चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नाउन चैप्टर में हमने देखा नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद से नाउन के ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, रूपांतरण हमने देखा, लिंग में, वचन में और कारक में, जेंडर, नंबर और केस में। इसके बाद हम प्रोनाउन शुरू करेंगे। सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। आगे के हर चैप्टर को समझने के लिए पीछे के सारे चैप्टर को समझना नितांत आवश्यक है। जब तक पीछे वाला चैप्टर नहीं समझेंगे, अगर पीछे वाला चैप्टर छोड़ करके आप आगे चले गए, नहीं समझ में आएगा। इसलिए इससे पहले के जितने भी क्लासेस हैं उसको पहले समझ लीजिए और तब आगे वाले चैप्टर पर जाइए। सब छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के क्लासेस हैं, आपको आराम से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है, अगर कंफ्यूजन है, तो आप वैसे स्थिति में कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं या बहुत स्लो में जा रहे हैं, बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड में चल रहे हैं या बहुत नीचे से चल रहे हैं। जो हम कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये आपके लिए कितना यूजफुल है, और ऐसा क्या किया जाए, तो पढ़ाने के तरीके में किस प्रकार का सुधार किया जाए कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने शुरू किया है उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।